एक दो मिनट आई थिंक और वेट कर लेते हैं, या मैं थोड़ा सा ऐसे ही डिस्कशन कर लेती हूँ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ को लेकर के, फिर हम मेन टॉपिक पर आएंगे। राइट, देखो लास्ट वाली क्लास में ना मैंने आपको सिर्फ एक इंट्रोडक्शन दिया था एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का, ठीक है, कि भाई जो एंशियंट पीरियड में भी एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ होता था, दैट वाज गवर्नड अकॉर्डिंग टू द वेद एंड शास्त्रास, ठीक है, और ये रोम में भी ये प्रिवेलेंट था, ग्रीस में भी प्रिवेलेंट था, हालांकि जो आज का एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ है उसके अकॉर्डिंगली ये नहीं था। उसके बाद में इंडिया में तो मनुस्मृति और जो अर्थशास्त्र है, जो कि कौटिल्य की रचना है, उसके अकॉर्डिंगली इंडिया में ये प्रिवेलेंट था। ब्रिटिश टाइम पीरियड में इसको एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को जो इंट्रोड्यूस किया गया था वो इंडियन सिविल सर्विसेज के थ्रू किया गया था, आईपीएस के थ्रू किया गया था। इस तरीके से बहुत सारी चीजें उस समय पे थी। इंडिपेंडेंस के बाद में आपका कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आ गया था, ठीक है, तो वहां पे कई सारे डॉक्ट्रिन्स प्रिस्क्राइब किए गए थे, जैसे आपका सेपरेशन ऑफ पावर्स हो गया, जुडिशियल रिव्यू हो गया, फंडामेंटल राइट्स हो गए। तो ये सब जो एस्पेक्ट्स थे एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के, वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए थे। फिर हाँ, एक और चीज कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन थी कि एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स थे, है ना, ये सब कुछ वहां पे दिया गया था। अब इसका जो इम्प्लीमेंटेशन होता है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का, वो एक्चुअली ना कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंगली भी होता है। क्यों होता है? क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ और जो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है वो एक जैसे है, या मैं कह सकती हूँ कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ है इट इज द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ ऑफ इंडिया, ठीक है, उसी का ये एक पार्ट है। अथॉरिटीज को एडमिनिस्टर करने के लिए ये अलग से कोई कोडिफाइड लॉ नहीं है, उसी का एक अलग से पार्ट है। इसलिए जब हम इम्प्लीमेंटेशन की बात आती है कि हम इसको इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं, तो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस के थ्रू करते हैं। जैसे आपका फंडामेंटल राइट्स के प्रोविजंस आ गए, आर्टिकल 12 से लेकर के 32 तक का पार्ट। हाँ मैं हूँ, आवाज क्लियर नहीं आ रही क्या? हेलो, हाँ अब क्लियर है? अभी तो क्लियर है, 5 मिनट पहले थोड़ी ब्लर हो रही थी, अभी ठीक है, अभी ठीक है। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ तो देखो जो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ है, मैंने जो अभी बताया मैं उसको रिपीट कर देती हूँ। ये कॉन्स्टिट्यूशन का एक पार्ट है, कोडिफाइड लॉ ये नहीं है। तो इसकी जब इम्प्लीमेंटेशन की बात आती है तो हम कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं? थ्रू द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस। जैसे कि फंडामेंटल राइट्स हो गए, आर्टिकल 12 से लेके 32 तक का पोर्शन आ जाता है। रिट ज्यूरिसडिक्शन हो गया हाई कोर्ट का, आर्टिकल 226। सुप्रीम कोर्ट का रिट ज्यूरिसडिक्शन हो गया, आर्टिकल 32। इसलिए अब जब आप सिलेबस चेक करोगे तो आप उसमें क्या पाओगे कि हमें इसमें रिट्स भी पढ़नी है। रिट्स 5 तरीके की होती है टोटल, जो कि आप पहले पढ़ के आ चुके हो, दैट इज मैंडेमस, सर्शियोराई, प्रोहिबिशन, हैबेस कॉर्पस और क्यू वारंटो। ठीक है, इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। इसके अलावा डेलीगेटेड लेजिस्लेशन यहाँ आ जाता है, जहाँ पे कि पावर्स को डेलीगेट कर दिया जाता है। अब इसका अगर मैं एग्जाम्पल दूं तो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट है, ठीक है, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट हो गया, आपका सेबी हो गया, है ना, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, आरबीआई हो गया, ट्राई हो गया। तो ये सब आपके मतलब रेगुलेटरी बॉडीज हैं और इनको पावर्स जो है वो डेलीगेट कर दी गई है। इसके अलावा जुडिशियल रिव्यू हो गया, है ना, और आपका ट्रिब्यूनल्स हो गए। तो उन सबको भी क्या किया गया है, एक तरीके से डेलीगेट पावर की गई है और इम्प्लीमेंटेशन इन्हीं के थ्रू एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का किया जाता है। तो ये एक जस्ट ओवरव्यू था हमारा किसका, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का, जो कि मैम एक बार रिपीट कर दीजिए, आवाज नहीं आ रही थी। अब भी आवाज नहीं आ रही? हाँ, मैंने तो सिर्फ आपको जो लास्ट वाली क्लास में इंट्रोडक्शन दिया था ना एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का, सिर्फ वही बताया है कि इम्प्लीमेंटेशन कैसे होता है। इम्प्लीमेंटेशन जो होता है आपका ट्रिब्यूनल्स के थ्रू होता है, जो रेगुलेटरी बॉडीज होती हैं जैसे ट्राई हो गया, सेबी हो गया, आरबीआई हो गया, इनके थ्रू होता है, जुडिशियल रिव्यू के थ्रू होता है, रिट्स के थ्रू होता है और फंडामेंटल राइट्स के थ्रू होता है, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमारा जो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ है वो वर्क करता है और उसका इम्प्लीमेंटेशन किया जाता है। क्योंकि ये कोई कोडिफाइड लॉ नहीं है,
है ना, जैसे हम बीएनएस पढ़ते थे और कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हमने पढ़ा और बीएनएसएस हम पढ़ते हैं, तो ये सब क्या है, ये तो कोडिफाइड है भाई, जो लॉ में लिखा है उसके अकॉर्डिंगली ही हमें एक्ट करना है। बट एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ इज नॉट अ कोडिफाइड लॉ, ठीक है। ये ऐसे ही है जैसे आपने टॉर्ट्स पढ़ा था फर्स्ट सेमेस्टर में। तो मैडम इसका ओवरऑल अगर देखा जाए तो इसमें यही है ना कि जो भी हमारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनाइजेशन है उनको कैसे कैसे एडमिनिस्ट्रेशन किया जाएगा, उनको कैसे कंट्रोल किया जाएगा। हाँ, जैसे इसको से भी कंट्रोल करता है, टेलीफोन को ट्राई करता है, जी और जी, उसके बाद और भी हाँ, बहुत सारे आरबीआई हो गया, बैंकिंग को रेगुलेट करता है ना। तो ट्रिब्यूनल्स हो गए, ट्रिब्यूनल्स में भी अलग अलग तरीके के ट्रिब्यूनल्स है, जैसे सर्विस ट्रिब्यूनल अलग हो गया हमारा, और इन्वायरमेंट के केसेस के लिए एनजीटी अलग हो गया। तो हर एक चीज के लिए अलग से जो है सेटअप किए गए हैं रूल्स एंड रेगुलेशंस, जिनके थ्रू वो अथॉरिटी कंट्रोल होती है। और ये क्यों सेटअप किए गए हैं, ताकि पावर मिलने के बाद में उनके अंदर आर्बिट्रेरीनेस ना आ जाए, वो मनमाना काम ना करने लगे। क्योंकि अगर किसी भी अथॉरिटी को पावर दी जाती है तो ज्यादा चांसेस होते हैं कि वो हो सकता है कहीं ना कहीं, क्योंकि डिस्क्रिशनरी पावर उसके पास आ जाती है, तो वो मनमाना व्यवहार ना करना शुरू कर दे। तो उस आर्बिट्रेरीनेस को कंट्रोल करने के लिए और जस्टिस देने के लिए, क्योंकि एक वेलफेयर स्टेट का भी कॉन्सेप्ट उस समय पे आ गया था, तो वेलफेयर स्टेट के कॉन्सेप्ट को मेंटेन करने के लिए, जस्टिस प्रोवाइड करने के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ को इंट्रोड्यूस किया गया। ठीक है, क्लियर? यस मैम। चलिए, अब आज जो हमें पढ़ना है, हमारा जो टॉपिक है वो है प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। अब देखो, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस बहुत बहुत इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है। अगर आप पूरे एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में हालांकि ये सारा ही एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं किसी भी टॉपिक को ये नहीं कह सकती कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बट जो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस है ये इतना इंपॉर्टेंट है कि कई बारी ऐसा होता है कि एक ही जगह से 2 से 3 क्वेश्चन इसी केवल एक अकेले टॉपिक से आ जाते हैं। इसलिए आपको ये बहुत ध्यान से पढ़ना और अच्छे से करना। और एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ बहुत ईजी है, बड़ा मजा आएगा आपको पढ़ने में, और कुछ भी अलग से ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, जितना मैं आपको पढ़ाऊंगी उतना कर लेना, बस सफिशिएंट होगा। चलिए, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, देखो ये जो जी, मैम बुक लेने की जरूरत नहीं है ना फिर तो? बुक लेने की कोई जरूरत नहीं है। मैं कोशिश करूंगी कि मैं खुद से ही नोट्स बना के आपको प्रोवाइड करूं, मैं कॉलेज के नोट्स के भरोसे पे भी आपको नहीं रखूंगी, ठीक है? ओके, अब चाहे मैं आपको हैंड रिटन नोट्स दूं, चाहे मैं आपको कंप्यूटराइज दूं, पर मैं दे दूंगी, ठीक? मैम बुक रेफर करनी है तो उपाध्याय ठीक है? हाँ, उपाध्याय ठीक है अगर रेफर करनी है, पर मैं तो ये कहूंगी कि अननेसेसरी के चक्कर में ना पड़ो, क्योंकि चार्ट्स बना लो। चार्ट को कैसे मैं आपको दिखाती हूँ, देखो चार्ट अगर शेयर हो जाती है स्क्रीन तो आपको दिखाती हूँ कैसे। जस्ट मिनट, शो हो रहा है आपको? मैं भेज दूंगी आपको इसको व्हाट्सएप पे, लेकिन ये होना तो चाहिए यार इस पे। हाँ जी, तो हाँ देखो, हम पढ़ रहे थे एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में हमें जो करना है, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में हमें करना है मीनिंग ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस, ठीक है। तो नेचुरल जस्टिस देखो होता क्या है, नेचुरल जस्टिस जो है ये एक तरीके का एक फंडामेंटल प्रिंसिपल होता है। फंडामेंटल प्रिंसिपल कैसे होता है कि जो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस है ये एक तरीके से फेयरनेस इंश्योर करता है, इम्पार्शियलिटी को इंश्योर करता है। मतलब ये देखता है कि भाई जो भी प्रोसीडिंग है या जो भी चीजें हैं वो बिल्कुल फेयर होनी चाहिए और इम्पार्शियल होनी चाहिए, किसी भी तरीके की कोई भी पार्शियलिटी नहीं होनी चाहिए।
दूसरी चीज रीजन डिसीजन होना चाहिए। रीजन डिसीजन क्या होता है? रीजन डिसीजन का मतलब होता है कि जब भी कोई भी डिसीजन एडजुडिकेटरी अथॉरिटी के थ्रू दिया जाता है तो वहां पे वो ऑन मेरिट होना चाहिए। ठीक है, मेरिट के थ्रू वो डिसीजन दिया जाना चाहिए, ना कि ऐसे ही जस्ट रेंडमली कुछ भी दे दिया। प्रॉपरली पॉइंट्स बना के और मेरिट के थ्रू डिसीजन वहां पे दिया जाना चाहिए। ठीक है, अब देखो, ये एक तरीके से मॉरल प्रिंसिपल भी है और एक कॉमन लॉ का ट्रेडिशन भी है कि भाई आप जो भी डिसीजन दोगे वो किस तरीके से दोगे, वो दोगे आप एक तरीके से ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के थ्रू दोगे। भाई जो एक पर्टिकुलर प्रोसेस ऑफ लॉ होता है, ड्यू प्रोसेस स्पेसिफिकली, उसके थ्रू आप लीगल डिसीजन को दोगे। तो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस जो है ये एक तरीके का ऐसा लॉ ऑफ प्रिंसिपल है जो कि किसी के भी इंडिविजुअल राइट्स को प्रोटेक्ट करता है टू फेयर ट्रीटमेंट इन अ लीगल प्रोसीडिंग। किसी भी लीगल प्रोसीडिंग में किसी भी इंडिविजुअल राइट के, इंडिविजुअल पर्सन के राइट को प्रोटेक्ट करता है एक फेयर वे में। ठीक है, अब अगर इसको डिफाइन किया जाए बहुत ही सीधे से शब्दों में तो इसका जो सेंस है नेचुरल सेंस में, इसका मतलब होता है कि व्हाट इज रॉन्ग एंड व्हाट इज राइट, क्या सही है और क्या गलत है। इसी के साथ ये फंडामेंटल जस्टिस को भी डिफाइन करता है कि भाई ये चीज सही है, ये चीज गलत है। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस है, इट इज अ फेयर प्ले इन एक्शन। ठीक है, कि आप एक फेयर तरीके से अपने एक्शंस को करो। तो डिसीजन मेकिंग जो है यहाँ पे होनी चाहिए और इम्पार्शियल होनी चाहिए। अगर कोई भी पर्सन किसी भी डिस्प्यूट में इन्वॉल्व होता है, ठीक है, तो उसको अपॉर्चुनिटी दी जानी चाहिए ऑफ बीइंग हर्ड, सुने जाने की अपॉर्चुनिटी उसको दी जानी चाहिए। तो ये जो टर्म है नेचुरल जस्टिस, इट इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड जस्ट नेचुरल। ठीक है, जस्ट नेचुरली एक लेटेंट टर्म है जिसका मतलब होता है नेचुरल लॉ। तो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस को वहां से डिराइव किया गया है। यानी प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस किस चीज पे बेस्ड होता है? नेचुरल लॉ पे बेस्ड होता है। नेचुरल लॉ कौन से वाला लॉ? जो कि आप पढ़ के आ चुके हो। कहाँ पढ़ के आ चुके हो आप? जूरिस्प्रूडेंस में, मैडम, है ना? हाँ जी, वहां पे आप इसको पढ़ के आ चुके हो। अब देखो, यहाँ एक बहुत ही लैंडमार्क जजमेंट आता है, वो भी आप पढ़ के आ चुके हो। लैंडमार्क जजमेंट है मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, AIR 1978। पढ़ा था ये केस? यस मैम, पढ़ा था। इसमें पासपोर्ट पे रोक लगा दी थी। बिल्कुल वही वाला केस है। तो इसके अंदर भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो नेचुरल जस्टिस होता है ना, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीजर्स में उसको फॉलो किया जाना चाहिए, क्योंकि लॉ जो है ना, लॉ ये चाहता है कि जब आप उसको एप्लीकेबल करो तो फेयर हो, जस्ट हो और रीजनेबल हो। ठीक है, यानी कि कोई भी लॉ जो कि किसी की पर्सनल लिबर्टी को रेस्ट्रिक्ट करता है। पासपोर्ट वाले केस में यही तो हुआ था कि उनको मना कर दिया गया था कि आप बाहर नहीं जा सकते हो, पासपोर्ट जब्त कर लिया गया था। तो इस केस में यही कहा गया कि लॉ जो कि रेस्ट्रिक्शन लगाता है किसी भी पर्सन की पर्सनल लिबर्टी पर, तो वो कैसा होना चाहिए? इट मस्ट बी फेयर, जस्ट एंड रीजनेबल। फेयर होना चाहिए, जस्ट होना चाहिए और रीजनेबल होना चाहिए। अनरीजनेबल वो नहीं होना चाहिए। फिर उसके बाद हमारा आता है ऑब्जेक्टिव्स। इसके ऑब्जेक्टिव क्या है प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस की, या मैं कहूँ कि पर्पस क्या है, या इसका एम क्या होता है? तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव इसका होता है प्रिवेंटिंग मिसकैरेज ऑफ जस्टिस। कोई भी जो न्याय है, ठीक है, उसके मिसकैरेज को प्रिवेंट करना इसका पहला उद्देश्य होता है। मतलब न्याय को विफल होने से रोकना, फर्स्ट पर्पस हो गया। सेकंड है इंश्योरिंग फेयरनेस, ये देखना कि भाई फेयर प्रोसीडिंग हो, है ना, फेयर प्रोसीजर होना चाहिए, अनफेयर नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है
प्रमोटिंग ट्रांसपेरेंसी। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ जो है चीजों को ट्रांसपेरेंट बनाता है ना, एकदम पारदर्शिता व्यक्त करता है। चीजें बिल्कुल पारदर्शी होनी चाहिए, शीशे की तरह बिल्कुल आर पार, सब कुछ साफ दिखाई देना चाहिए। नेक्स्ट है अपहोल्डिंग फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स को अपहोल्ड करता है, उनको प्रोटेक्ट करता है, पब्लिक कॉन्फिडेंस को मेंटेन करता है। तो ये जो सारी चीजें हैं ये इसके ऑब्जेक्टिव है या पर्पस है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का। फिर उसके बाद आता है कि इसका नेचर क्या होता है और इसका स्कोप क्या है प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस का। तो देखो, जो नेचुरल जस्टिस है ये एक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के अंदर, जो कि फेयरनेस, इम्पार्शियलिटी इन सबको इंश्योर करता है। हालांकि देखो ये कॉडिफाइड तो है नहीं, लेकिन फिर भी लीगल सिस्टम के अंदर, हमारे एक लीगल सिस्टम में ये एक बहुत ही सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है। और केवल हमारे लीगल सिस्टम में ही नहीं, बल्कि इसकी यूनिवर्सल एप्लीकेशन है और ये एक इसकी एक मोरल फाउंडेशन है, क्योंकि मोरालिटी पे ये बेस्ड होता है, तो इसलिए यूनिवर्सली ऑल अराउंड द वर्ल्ड इट इज एप्लीकेबल। अब कई चीजें इसके अंदर आती है, जैसे कि एक तो ये अनकोडिफाइड लॉ होता है, अदर लॉज की तरह ये कोडिफाइड नहीं है। अच्छा, मेरी वॉइस तो ब्रेक नहीं हो रही है ना? चलिए, यस मैम। ओके। अनकोडिफाइड लॉ है, प्रोसीजरल फेयरनेस इसके अंदर होती है, यूनिवर्सल एप्लीकेशन इसकी है। देखो अनकोडिफाइड है मतलब जैसे बाकी के लॉज हैं उसकी तरह कोडिफिकेशन की फॉर्म में ये नहीं है, अलग अलग सेक्शन की फॉर्म में सेक्शन नंबर डाल के इस तरीके से इसको कोडिफाइड नहीं किया गया है। प्रोसीजरल फेयरनेस मतलब कि जो भी प्रोसीजर जिस भी अथॉरिटी के अंदर दिए गए हैं, है ना, जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए गए हैं वो पूरे के पूरे फेयर हैं। यूनिवर्सल एप्लीकेशन है, क्योंकि नेचुरल जस्टिस है तो ये यूनिवर्सली रिकॉग्नाइज्ड है और जितने भी नेशंस हैं सबका ये एक इंटीग्रल पार्ट है। ठीक है, ये इसलिए ये जो प्रिंसिपल है ये केवल एक एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ये सिविल लॉ में भी एप्लीकेबल होता है, ये क्रिमिनल पे भी एप्लीकेबल होता है, कॉन्स्टिट्यूशन में भी, इंटरनेशनल लॉ में भी, हर जगह ये प्रिंसिपल एप्लीकेबल होता है। आप देखो, केवल अगर मैं बात करूं सिविल लॉ की या क्रिमिनल लॉ की, तो क्रिमिनल लॉ में क्या होता है, जब भी एलिगेशंस लगाए जाते हैं एक्यूज के ऊपर, तो क्या उसको क्या दिया जाता है, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, कि भाई आप भी आओ, आप भी अपना पक्ष रखो, दूसरी पार्टी आएगी वो भी अपना पक्ष रखेगी, आप अपने फेवर में एविडेंस दो, डिफेंडेंट जो है वो अपने आप को डिफेंड करे, अपने फेवर में एविडेंस दे, दोनों पार्टीज जो है अपने अपने फेवर में एविडेंस देंगी, दोनों को प्रॉपर तरीके से सुना जाएगा, प्रॉपरली ट्रायल होगा, एंड आफ्टर दैट लास्ट स्टेज पे जाकर के क्या होता है, उसका जजमेंट प्रोनाउंस होता है। और इवन दो क्रिमिनल लॉ पे तो जब चार्ज फ्रेम किए जाते हैं तो चार्ज के ऊपर भी बहस होती है। ठीक है, चार्ज पे भी आर्ग्यूमेंट किए जाते हैं। पुलिस ने अपनी चार्जशीट फाइल कर दी, चार्जशीट फाइल करने के बाद में जज एक डेट देते हैं, उस डेट पर जो प्रोसिक्यूशन है और डिपेंडेंट है वो दोनों बहस करते हैं। ठीक है, दोनों आर्ग्यूमेंट करते हैं कि भाई ये जो चार्जेस लगे हुए हैं ये रीजनेबल है या नहीं है, या इसमें कुछ और चार्जेस इंक्लूड होने थे, या किसी चार्ज को स्ट्राइक आउट करना है। तो ये पूरी की पूरी प्रोसीजर फॉलो की जाती है क्रिमिनल लॉ के अंदर भी। और मजिस्ट्रेट के पास पावर होती है चार्जेस को फ्रेम करने की, वो जब चाहे किसी भी चार्ज को स्ट्राइक आउट कर सकता है या किसी भी चार्ज को एड ऑन कर सकता है। अगर उसको लगता है कि नहीं भाई चार्ज जो है ये कम है, इसके ऊपर दूसरा चार्ज भी लगना चाहिए था, तो वो दूसरे ऑफेंस को भी ऐड कर देता है। ठीक है, तो इस तरीके से क्रिमिनल लॉ में भी एप्लीकेबल होता है, कॉन्स्टिट्यूशन में तो होता ही होता है। आप फंडामेंटल राइट्स के अगर वायलेशन आपका हुआ है और आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट को अप्रोच करते हो, तो वहां पे भी क्या होता है, जब रिट फाइल करते हो या कोई भी केस फाइल करते हो तो दोनों पार्टीज को सुना जाता है। सेम इंटरनेशनल लॉ में होता है, सेम ऐसे ही सिविल लॉ में होता है। क्लियर? हाँ जी, क्लियर है? क्लियर है। चलिए, अब उसके बाद नेक्स्ट इसका क्या नेचर होता है कि ये कंट्रोल करता है
पब्लिक अथॉरिटीज के एक्शंस को, इट कंट्रोल्स एक्शंस ऑफ पब्लिक अथॉरिटीज। जो भी पब्लिक अथॉरिटीज हैं उनके एक्शन को एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ कंट्रोल करता है। कैसे कंट्रोल करता है? जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस मेंशन किए गए हैं भाई उनके अकॉर्डिंगली एक्ट करो, उससे बाहर आप नहीं जा सकते। अल्ट्रा वायरस एक्ट आप नहीं कर सकते हो। प्रोटेक्शन देता है अगेंस्ट आर्बिट्रेरी एक्शंस, इम्पार्शियलिटी और ट्रांसपेरेंसी को ये इंश्योर करता है। तो इस तरीके से ये नेचर और स्कोप था नेचुरल जस्टिस का। अब बात आती है इसकी एप्लीकेबिलिटी की, कि एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज पर नेचुरल जस्टिस एप्लीकेबल कैसे होता है या किन अथॉरिटीज पर ये एप्लीकेबल होता है बेसिकली। तो देखो, दो व्यू यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, एक ट्रेडिशनल व्यू है, दूसरा मॉडर्न लीगल अप्रोच है या मॉडर्न व्यू है। ट्रेडिशनल व्यू क्या कहता है कि जो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस है प्राइमरीली एप्लीकेबल होता था जुडिशियल और क्वासी जुडिशियल अथॉरिटीज पर पहले, ठीक है। उसके बाद में लेकिन अब जो मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ है ये स्पेशली इंडिया के अंदर इसके स्कोप को ना बढ़ा दिया गया है और ये एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज के ऊपर भी एप्लीकेबल होने लगा है। यानी कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज हैं, ऑल्दो वे कोर्ट नहीं है, हालांकि उनके पास फिर भी सिविल राइट। मैम एक बार रिपीट कर दीजिएगा प्लीज, 1 मिनट तक। हाँ, अच्छा, शॉर्ट में बताती हूँ। जो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ है वो कहाँ किन किन अथॉरिटीज पर एप्लीकेबल होता है? जुडिशियल अथॉरिटीज पर एप्लीकेबल होता है, क्वासी जुडिशियल अथॉरिटीज पर एप्लीकेबल होता है और एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज पर एप्लीकेबल होता है, ठीक है। और इसमें एक बहुत ही लैंडमार्क जजमेंट आता है, मोहिंदर गिल वर्सेस चीफ इलेक्शन कमिश्नर, AIR 1978। मैम सॉरी फॉर इंटरप्टिंग, मैंने लास्ट वीक की फर्स्ट क्लास मिस कर दी थी। आप कोई बुक से रेफर कर रही हैं क्या? मैं कोई बुक रेफर नहीं कर रही हूँ। केस सुनो, ठीक है। केस है, लैंडमार्क जजमेंट है, मोहिंदर सिंह गिल वर्सेस चीफ इलेक्शन कमिश्नर, AIR 1978। इसमें ये कहा था कि जो फेयरनेस है इट शुड बी इन एवरी एक्शन, हर किसी पर होनी चाहिए, जैसे कि चाहे वो जुडिशियल हो। अब देखो यहीं पे एप्लीकेबिलिटी आ जाती है कि कहाँ पे ये एप्लीकेबल होता है। जुडिशियल, क्वासी जुडिशियल, एडमिनिस्ट्रेटिव और क्वासी एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज, इन सब पे ये एप्लीकेबल होता है, ठीक है। जुडिशियल, क्वासी जुडिशियल, एडमिनिस्ट्रेटिव या क्वासी एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज, सब पे एप्लीकेबल होता है। ये इस केस में कहा गया था, ठीक है। मैम इस केस में इतना ही था कि ये सब पे अप्लाई होता है? हाँ जी, इतना ही था। ये मैम अलग अलग से बता दो, इसके डिफिनीशन में कौन कौन से आएंगे, क्वासी जुडिशियल और इसमें देखो, आप ये याद रखना, जुडिशियरी पे तो होता ही होता है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ एप्लीकेबल, क्वासी जुडिशियल अथॉरिटीज पे भी होता है, मतलब जो आधा काम जुडिशियरी का करती हैं आधा एडमिनिस्ट्रेटिव का करती हैं। एग्जाम्पल क्या हो सकता है इसका? एग्जाम्पल आपका जैसे ट्रिब्यूनल हो गया, ट्रिब्यूनल को हम फुल्ली जुडिशियल नहीं मानते हैं, ठीक है, क्योंकि वो या DRT वगैरह जो होता है। हाँ, जैसे आपके मेन जो सबसे बेटर एग्जांपल मुझे लगता है वो ट्रिब्यूनल्स ही है, जैसे आपका NGT हो गया, आपका सर्विस ट्रिब्यूनल्स हो गए ये। और हाँ, एक और चीज है, जैसे आपका आर्बिट्रेशन में भी आ जाता है। ये सब क्या है, जो आर्बिट्रेशन एक्ट के अंदर जो अथॉरिटीज हैं वो सब भी क्या है कि प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस को फॉलो करती है। वहां पे जो एक ट्रेडिशनल अप्रोच होती है एविडेंस प्रोड्यूस करने की। जी, ये एडमिनिस्ट्रेशन जो बताया है इसमें तो MCD वगैरह आएंगे ना सारे? सब कुछ आ जाएगा। एडमिनिस्ट्रेशन में जो भी मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज हैं वो सब आ जाएंगी। जुडिशियरी में जुडिशियल आ जाएंगी। अब क्वासी जुडिशियल जो आप कह रहे हैं, सॉरी क्वासी जुडिशियल मैं रिपीट भी कर दूंगी, पहले मैं क्वासी जुडिशियल क्लियर कर दूं इनका, ठीक है। क्वासी जुडिशियल का मतलब होता है वो अथॉरिटीज जिनके पास आधी पावर तो जुडिशियरी की है, ठीक है, और आधी पावर एग्जीक्यूटिव्स की है ना। मतलब आधा काम वो जुडिशियरी का कर रही है और आधा काम एक तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन का कर रही है, तो उसको बोलते हैं हम क्वासी जुडिशियल, जैसे कि ट्रिब्यूनल हो गया। फर्क क्या इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है SDM, DM
और जो जैसे इनकम टैक्स की जो हाँ, उनको भी कह सकते हो, बिल्कुल कह सकते हो जी। जैसे डीएम के पास भी जुडिशरी की कुछ पावर होती है कि भाई सेक्शन सीआरपीसी का सेक्शन 144 था, अभी बीएनएसएस में तो उसका नंबर चेंज हो गया है ना, जिसको हम कहते हैं कि कर्फ्यू लगा दिया है ना, और कुछ अदर भी ऑर्डर डीएम पास कर सकता है, एसडीएम पास कर सकता है। तो कुछ क्रिमिनल पावर्स यानी कि जुडिशरी की कुछ पावर्स डीएम एसडीएम को भी दी गई हैं, तो वो भी क्वासी जुडिशियल में आएंगी। ट्रिब्यूनल्स हो गए, उनको भी कुछ पावर्स दे दी गई हैं, तो वो भी उसके अंदर आएंगी। ठीक है, मतलब फुल्ली जुडिशियरी नहीं होता। फुल्ली जुडिशियरी में तो आपके जो ट्रेडिशनल कोर्ट्स है ना वो आ जाते हैं, जैसे आपका सिविल कोर्ट हो गया, आपका क्रिमिनल कोर्ट हो गया, आपका फैमिली कोर्ट हो गया। तो ये जो कोर्ट है जहां पे कोर्ट शब्द यूज हो रहा है, दैट इज फुल्ली जुडिशियल अथॉरिटी। ठीक है, और अगर इनसे सेटिस्फाई नहीं है तो फिर जैसे एसडी में डीएम की कंप्लेन करने के लिए कहाँ पे जा सकते हैं? नहीं देखो, आप पहले डिपेंड करता है कौन सा केस है। ऐसा नहीं है कि डीएम के पास सारी जुडिशियल पावर्स होगी, नहीं। डीएम के पास कुछ, डीएम या एसडीएम के पास कुछ चुनिंदा पावर्स होती हैं। जैसे सपोज अगर आपका प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट है, कोई न्यूसेंस क्रिएट कर रहा है, आपके घर के सामने किसी ने गड्ढा खोद दिया, ठीक है, अब आप उसको रुकवाना चाहते हो और प्रॉम्प्ट एक्शन आपको चाहिए, तुरंत रेमेडी चाहिए, तो उस कंडीशन में आप डीएम या एसडीएम के पास जा सकते हो। ठीक है, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए वो ऑर्डर पास कर सकते हैं अंडर सेक्शन 144। जैसे आपने देखा होगा कि जब इलेक्शंस आते हैं तो कहते हैं ना कि धारा 144 लागू हो गई है ना सीआरपीसी की, तो वो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए है। डीएम एसडीएम के पास आपकी जो पावर है वो केवल प्रॉपर्टीज वगैरह से रिलेटेड है या न्यूसेंस से रिलेटेड हम कह सकते हैं। बाकी पावर्स के लिए आप उनके पास नहीं जा सकते हो। बाकी के लिए अगर क्रिमिनल केस है तो क्रिमिनल कोर्ट में ही आप जाओगे। लैंड लॉ मतलब में बहुत सारे लैंड से रिलेटेड। हाँ, लैंड से लेना हो तो तब हम डीएम के पास जा सकते हैं इनिशियल हाँ हाँ एकदम इनिशियल तो डीएम के पास। लेकिन टाइटल, एक चीज और याद रखनी है, डीएम जो है ना वो कभी भी टाइटल डिक्लेयर नहीं कर सकता है। ठीक है, आपके केस को सॉल्व नहीं कर सकता, वो तो केवल स्टे ऑर्डर लगा सकता है, रोक सकता है उस चीज को वहीं के वहीं, बाकी वो डिसीजन नहीं दे सकता है। आपको उसके लिए कोर्ट ही जाना पड़ेगा। या अगर कोई नॉइज पॉल्यूशन क्रिएट कर रहा है ना, आपके घर के सामने दिन रात नॉइज पॉल्यूशन क्रिएट किया जा रहा है, कोई डीजे बजा रहा है 10 बजे के बाद भी कर रहा है, तो आप डीएमएसडीएम के पास जा सकते हो। तो पावर बहुत लिमिटेड है उनकी, कुछ ही थोड़ी सी पावर उनको डेलीगेट की गई है जुडिशियरी की, बाकी पूरी पावर उनके पास नहीं है जुडिशियरी की। ठीक है, क्लियर? आगे बढ़ो। ये सेमी एडमिनिस्ट्रेटिव कौन सी है मैडम? सेमी एडमिनिस्ट्रेटिव तो इन्होंने वर्ड यूज किया। सेमी एडमिनिस्ट्रेटिव वही अगेन हो जाएगी जिनके पास आधी एडमिनिस्ट्रेशन की पावर है। ठीक है ना? पीएसयू की काउंट करें या दूसरी? सॉरी, पीएसयू की माने उसको, पीएसयू वाले हाँ, जो एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क है। हाँ कह सकते हो आप उसको। ठीक है, ठीक है, बीएससीएस वगैरह वगैरह जो जैसे डिस्कॉम कंपनियों के वो कनेक्शन हाँ का ये करने का वगैरह वगैरह जो हाँ, जैसे लिमिटेड अथॉरिटी जिनके पास होती है ना, उनको हम बोल देते हैं क्वासी एडमिनिस्ट्रेशन। या कुछ रेगुलेटरी बॉडीज जैसे आपकी हो गई, वो क्वासी एडमिनिस्ट्रेटिव में आ जाती हैं। ठीक है, आप याद रख सकते हो रेगुलेटरी बॉडीज या ऐसी जो अथॉरिटीज होती हैं जो कि पब्लिक सर्विस प्रोवाइड करती हैं, जैसे जैसे ये कह सकते हैं जो चेयरमैन, जो यूनिवर्सिटी का जो चेयरमैन होता है किसी भी का, वो गवर्नमेंट। हाँ, हाँ वो आप उसको कह सकते हो। रेलवे को आप क्वासी एडमिनिस्ट्रेटिव मान सकते हो। ठीक है, एजेंसीज तो होती है इस तरीके वही से। रहता है ना, गवर्नमेंट फंडिंग इंस्टीट्यूट रहते हैं, ऑर्गेनाइजेशन रहता है, और जिसपे पार्टली गवर्नमेंट का कंट्रोल रहता है और पार्टली आपका जो है अपना प्राइवेट रहता है। तो उस केस में हाँ वो हाँ हाँ,
जी, 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 बिल्कुल, बिल्कुल। मतलब उससे जुडिशियरी का कोई लेना-देना नहीं होती है, जुडिशियरी का ये पार्ट नहीं होती है, बिल्कुल सही बात है। इसमें आपका हाँ, प्राइवेट एंटिटी भी आ जाती है, ठीक है? कुछ गवर्नमेंट का पार्ट होता है, कुछ प्राइवेट एंटिटी होती है, या मैं कहूँ कि जैसे कि आपका आर्बिट्रेशन पैनल हो गए, ये क्वासी एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसी होती है, ट्रिब्यूनल बोर्ड हो गए, उनको भी हम क्वासी एडमिनिस्ट्रेटिव मान लेते हैं, ठीक है? चलें आगे? हाँ जी। यस मैडम। चल ओके। अच्छा, अब हम आते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस के ऊपर। प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस जो है आपका, वो कई तरीके का होता है। कई तरीके का कैसे होता है? देखो, मेनली ये 3 तरीके का आपका होता है प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस पहला है आपका ऑडी ऑल्ट्रम पार्टम, ठीक है? ऑडी ऑल्ट्रम पार्टम का क्या मतलब होता है? रूल अगेंस्ट हियरिंग। यानी कि ओडी ऑल्ट्रम पार्टम जो है, ये एक तरीके से आपका एक लैटिन टर्म होता है, जिसको हम ये कहेंगे कि नो वन शुड बी जज विदाउट अ फेयर अपॉर्चुनिटी टू बी हर्ड, या शॉर्ट में हम कह सकते हैं कि नो वन शुड रिमेन अनहर्ड। मतलब हर एक पर्सन जो है उसको सुना जाना चाहिए, कोई भी पर्सन ऐसा नहीं होना चाहिए जिसको कि सुना ना जाए। हर एक व्यक्ति को सुनवाई का अधिकार होता है, ठीक है? तो हमें दोनों जो पार्टीज हैं, बोथ द पार्टीज शुड बी हर्ड, दोनों पार्टीज को सुना जाना चाहिए। उसके बाद जो दूसरा प्रिंसिपल है, दूसरा प्रिंसिपल हमारा आता है रूल अगेंस्ट बायस। रूल अगेंस्ट बायसनेस, यानी कि नेमो जुडिक्स इन कोजा सुआ, ये वाली लैटिन टर्म इसके लिए यूज होती है, नेमो जुडिक्स इन कोजा सुआ। रूल अगेंस्ट बायसनेस मतलब कि किसी भी तरीके की कोई भी बायसनेस नहीं होनी चाहिए। बायसनेस जो होती है वो भी कई तरीके की होती है। कैसे कई तरीके की होती है बायसनेस आपकी? जैसे आपका पर्सनल बायस हो गया, ठीक है? आपका पिक्यूनियरी बायस हो गया, या अदर टाइप्स ऑफ बायस हो गए। कई तरीके का ये बायसनेस होता है। बायसनेस का मतलब होता है पक्षपात करना, ठीक है? तो किसी भी तरीके का कोई भी पक्षपात नहीं होना चाहिए किसी भी बेस पे। इसको मैं डिटेल में अभी आगे बताऊंगी। नेक्स्ट है आपका रीजन डिसीजन। रीजन डिसीजन क्या होता है? रीजन डिसीजन होता है आपका स्पीकिंग ऑर्डर, ठीक है? स्पीकिंग ऑर्डर का मतलब हो गया कि जो भी ऑर्डर पास किया जा रहा है, इट शुड बी रीजनेबल। रीजनेबल ये होना चाहिए, अनरीजनेबल नहीं होना चाहिए। अब पहले हम बात करते हैं फर्स्ट वाले रूल की। फर्स्ट वाला रूल है ऑडी ऑल्ट्रम पार्टम, प्रिंसिपल ऑफ ऑडी ऑल्ट्रम पार्टम, जिसको हम कहते हैं रूल ऑफ फेयर हियरिंग। अरे यार, हेलो, क्लियर आ रही है वॉल्यूम मेरी? क्या? हाँ, तो ऑडी ऑल्ट्रम पार्टम का मतलब होता है कि नो वन शुड बी अनहर्ड, दोनों पार्टीज को सुना जाना चाहिए, या लेट द पार्टी बी हर्ड, ठीक है? पार्टीज को, जो भी डिस्प्यूटेड पार्टीज हैं, उनको अपॉर्चुनिटी दी जानी चाहिए ऑफ बीइंग हर्ड, सुनवाई का अधिकार उनको दिया जाना चाहिए, उनको कंडेम नहीं किया जाना चाहिए उनकी हियरिंग से। अब इस चीज को कंप्लीट करने के लिए, फेयर हियरिंग को मेंटेन करने के लिए हम क्या करते हैं? कुछ प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हैं। किन प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हैं? जैसे कि पहला जो प्रिंसिपल यहाँ पे आता है, वो आता है राइट टू नोटिस, ठीक है? नोटिस दिया जाना चाहिए। जो दोनों पार्टीज हैं, दोनों पार्टीज को नोटिस दिया जाना चाहिए। और नोटिस भी कैसा दिया जाना चाहिए? नोटिस दिया जाना चाहिए आपका रीजनेबल नोटिस दिया जाना चाहिए। मतलब अगर जो पार्टी हैं उनके अगेंस्ट अगर कोई भी एक्शन लिया जाना चाहिए, तो जो अफेक्टेड पार्टी है
that must be given a notice to show cause against the proposed action। उसको एक अपॉर्चुनिटी दी जानी चाहिए कि भाई आपके अगेंस्ट एक्शन लिया जा रहा है तो हम क्यों ना एक्शन ले, एक शो कॉज नोटिस दिया जाना चाहिए और उससे एक्सप्लेनेशन ली जानी चाहिए। ये जो होता है ये एक तरीके से राइट ऑफ फेयर हियरिंग होता है, ठीक है। और अगर कोई भी ऑर्डर या कोई भी जजमेंट बिना पार्टीज को सुने पास कर दिया जाता है तो उसको हम बोलते हैं वॉइड एब इनिशियो। ये आपने टर्म सुनी होगी, सुनी थी कि नहीं सुनी थी? सुनी Yes, थी ना ma'am. पहले, हाँ जी। सुना था। है ना। वॉइड एब इनिशियो यानी शुरू से ही उसको शून्य माना जाता है इस तरीके के आदेश को। अब इसका ऑब्जेक्ट क्या होता है? नोटिस का ऑब्जेक्ट होता है कि भाई जो इंडिविजुअल कंसर्न है, जो पार्टी है, उसको एक अपॉर्चुनिटी दी जानी चाहिए कि भाई वो भी तो अपना पक्ष रख सके। ऐसा तो नहीं है कि एक्स पार्टी ऑर्डर पास कर दो और बस हो गया, तो इस तरीके का ऑर्डर पास नहीं किया जाना चाहिए। दूसरी चीज इसके अंदर क्या आती है, ये मैं आपको इसेंशियल एलिमेंट कहूं या इसके प्रिंसिपल्स कह सकते हैं, कुछ भी आप कह लीजिए, जो कि ऑडी ऑल्ट्रम पार्टम के अंदर आते हैं। दूसरा प्रिंसिपल आता है हियरिंग का, राइट टू हियरिंग, ठीक है। सेकेंड रिक्वायरमेंट कि जो कंसर्न पार्टी है, पहले वाला था राइट टू नोटिस कि भाई नोटिस दिया जाना चाहिए, शोकोज नोटिस इशू किया जाना चाहिए ताकि वो एक्सप्लेनेशन दे सके। सेकेंड रिक्वायरमेंट है कि जो पर्सन है उसको अपॉर्चुनिटी दी जानी चाहिए ऑफ बीइंग हर्ड, सुनवाई का अधिकार उसको दिया जाना चाहिए बिफोर एनी एडवर्स एक्शन इज टेकन अगेंस्ट हिम। कोई भी एडवर्स एक्शन उसके खिलाफ देने से पहले सुनवाई का अधिकार उसको दिया जाना चाहिए, एक रीजनेबल अपॉर्चुनिटी उसको प्रोवाइड की जानी चाहिए कि भाई वो जो है अपना पक्ष रख सके, ठीक है। मनमाना व्यवहार नहीं होना चाहिए। यहीं पे ये केस फिर से रिपीट हुआ था मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का। सुप्रीम कोर्ट ने ये माना था कि भाई ये जो आपने पासपोर्ट जब्त किया है, इट इज अ वायलेशन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, क्योंकि आपने उनको सुनवाई का अधिकार तो दिया ही नहीं, इसलिए ये नेचुरल जस्टिस का सीधा सीधा वायलेशन है। फिर उसके बाद आता है, हाँ इसी में आपका हम कह सकते हैं, अब देखो अब सुनवाई का अधिकार होगा तो सीधी सी बात है भाई वो जो पर्सन है वो अपने फेवर में एविडेंस भी प्रोड्यूस करेगा, अपने केस को प्रेजेंट करेगा, तो ये सब आ जाता है राइट टू हियरिंग के अंतर्गत। दूसरा नेक्स्ट जो इसमें आता है राइट टू रिबर्ट एडवर्स एविडेंस। इसमें क्या आ जाता है, या हम कहें कि डिस्क्लोजर ऑफ मटेरियल्स, जो भी उसके खिलाफ एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी ने चार्जेस बनाए हैं या जो भी उस पे चार्जेस, बेसिकली मैं शब्द यूज नहीं करूंगी क्योंकि चार्ज वर्ड यूज किया जाता है क्रिमिनल्स के अगेंस्ट में, ठीक है। तो जो भी उसके अगेंस्ट एलिगेशन, प्रॉपर वर्ड है, एलिगेशंस लगाए हैं, तो अथॉरिटी की जो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी है उसकी ये ड्यूटी बनती है कि वो सारे एविडेंसेस को, जो भी मटेरियल है उसको डिस्क्लोज करे सामने वाले पर्सन के सामने, ताकि वो अपने फेवर में एविडेंस ला सके, यानी कि उस मटेरियल के बेस पे, उस इंफॉर्मेशन के बेस पे वो एविडेंसेस को रिबट कर सके। किस तरीके से कर सके? क्रॉस एग्जामिनेशन के थ्रू। भाई जो भी उसके खिलाफ एविडेंस आए हैं उनको वो रिबट कर सकता है, क्रॉस एग्जामिन कर सकता है। दूसरा अपने जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है उसको खड़ा कर सकता है। लीगल रिप्रेजेंटेटिव कौन हो सकता है? भाई अपने एडवोकेट को खड़ा करेगा कि भाई आप मेरी साइड से इसको रिबट करिए, क्रॉस एग्जामिनेशन करिए। तो इस तरीके से एक पूरा का पूरा उसको अपॉर्चुनिटी दी जानी चाहिए, ठीक है। इसके अलावा एविडेंसेस को डिस्क्लोज किया जाना चाहिए और जो भी इंक्वायरी की जो रिपोर्ट है वो उसको दिखाई जानी चाहिए कि भैया आपके खिलाफ ये चीजें हुई थी, ठीक। तो ये इस तरीके से हमारा आ जाता है राइट टू हियरिंग में। अच्छा, एक और चीज यहाँ पे आ जाती है, जो हियरिंग होती है वो भी कई तरीके की होती है। जैसे एक होती है रिटन हियरिंग, एक होती है ओरल हियरिंग। हमारे यहाँ रिटन चलती है, जितनी भी चीजें हैं वो डॉक्यूमेंटेशन के फॉर्म में होंगी। ओरल यहाँ कुछ नहीं चलता। ओरल हियरिंग इंग्लैंड में और यूएस में चलती है, बट हमारे यहाँ इसको नहीं वैलिड माना जाता है। फिर एक और चीज यहाँ आ जाती है हियरिंग के अंदर ही। देखो हियरिंग भी जो होती है ना, दो तरीके की होती है अपार्ट फ्रॉम ओरल एंड रिटन। प्री डिसीजनल हियरिंग एंड पोस्ट डिसीजनल हियरिंग, ठीक है।
प्री डिसीजनल हियरिंग क्या होती है? प्री डिसीजनल हियरिंग वो हियरिंग होती है जो कि डिसीजन से पहले सुनी जाती है ना। डिसीजन या कोई भी ऑर्डर पास होने से पहले जिस हियरिंग को सुना जाता है उसको हम बोलते हैं प्री डिसीजनल हियरिंग। दूसरी होती है पोस्ट डिसीजनल हियरिंग। पोस्ट डिसीजनल हियरिंग वो हियरिंग होती है जिसको कि आफ्टर टेकिंग द डिसीजन या कोई भी ऑर्डर पास करने के बाद जिसको सुना जाता है उसको हम बोलते हैं पोस्ट डिसीजनल हियरिंग। अब इंडिया के अंदर प्री डिसीजनल हियरिंग को ज्यादा बेटर माना जाता है ना भाई। जजमेंट से पहले आपको जो भी देना है वो दीजिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पोस्ट डिसीजनल हियरिंग नहीं हो सकती है। इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल है पोस्ट डिसीजनल हियरिंग का, जैसे रिव्यू पिटीशंस होती हैं। डिसीजन हो गया है ना, सब कुछ हो गया, बाद में किसी ने रिव्यू पिटीशन डाल दी, यानी कि वो रिक्वेस्ट करता है कि सर आप इसको एक बार फिर से रिव्यू कर लीजिए अपने डिसीजन को। अगर कोई भी उसमें लीगल फॉल्ट हो जाता है, कोई भी टेक्निकल वो आ जाता है, तो आप दोबारा से कोर्ट को वो बोलता है कि आप इसको फिर से रिव्यू कर लीजिए। ठीक है, तो रिव्यू पिटीशन एक तरीके से पोस्ट डिसीजनल हियरिंग का एक एग्जाम्पल हम कह सकते हैं। इसमें बहुत सारे केस लॉज हैं पोस्ट डिसीजनल हियरिंग में भी, पर ये आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है पोस्ट डिसीजनल हियरिंग। ये मैंने सिर्फ आपको एक नॉलेज के लिए बताया है कि पोस्ट डिसीजनल हियरिंग का मतलब आपको पता होना चाहिए। ठीक है, पोस्ट डिसीजन वाला जो अपना एक केस ये भी तो हो सकता है, जैसे अपना डिस्ट्रिक्ट जज में कोई डिसीजन हो गया डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, फिर उसके हाँ, बाद उसको हम अपील में लोग हाई कोर्ट में जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं, तो वो भी तो पोस्ट डिसीजन हो गया ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वो भी पोस्ट डिसीजनल हो गया। आप अपील में चले जाओ, रिव्यू में चले जाओ, है ना, तो ये सब पोस्ट डिसीजनल में आएगा। ठीक, तो इंडिया में तो मैडम वही चलता रहता है, घूम फिर के डिसीजन तो मिलता ही नहीं। नहीं, अब के बाद आते हैं हम एक्सक्लूजन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। नहीं, इससे पहले एक और आपका आ जाता है। हियरिंग से पहले भी मैंने आपको केवल एक प्रिंसिपल क्लियर कराया है। ठीक है, दूसरा प्रिंसिपल है आपका रूल अगेंस्ट बायस। बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है रूल अगेंस्ट बायसनेस, जिसको हम कह सकते हैं कि नेमो जुडिक्स इन कोजा सुआ। देखो, ये एक जनरल रूल है कि कोई भी व्यक्ति अपने खुद के केस में जज नहीं हो सकता है। हो थोड़ी ना सकता है कि भाई आपका खुद का केस चल रहा है और आप खुद ही उसमें जज हो जाओ, तो सीधी सी बात अपने ही फेवर में डिसीजन दोगे। तो दिस इज अ जनरल रूल विच इज कॉल्ड नेमो जुडिक्स इन कोजा सुआ, या इसको दूसरे शब्दों में कह सकते हैं रूल अगेंस्ट बायस। ठीक है, बायसनेस के खिलाफ रूल। अब ये वाला जो रूल है, इट इज फोकसिंग ऑन द रोल ऑफ द जजेस इन अ हियरिंग। ठीक है, जजेस के रोल पे ये बेसिकली फोकस करता है सबसे ज्यादा, कि भाई जो जज है ही मस्ट बी इम्पार्शियल। इम्पार्शियल होना चाहिए, किसी भी तरीके का कोई भी बायस उसके अंदर नहीं होना चाहिए। तो बायसनेस को लेकर के, बायस भी क्योंकि कई तरीके के होते हैं, जैसे मैंने पहले भी आपको बताया था, एक होता है पर्सनल बायस। ठीक है, पर्सनल बायस आपका क्या होता है, जहां पे कि आप पर्सनल लेवल पर, ठीक है, या कोई अगर प्रोफेशनल रिलेशनशिप है या पार्टीज के साथ किसी भी तरीके का कोई पर्सनल रिलेशन है आपका, तो वहां पर्सनल बायसनेस आपकी आ जाएगी, है ना। कैसे, सपोज आपके किसी रिलेटिव का अगर कोई केस आ गया, तो ज्यादा चांसेस है कि आप अपने रिलेटिव के फेवर में केस दोगे। आपके खुद के जो बच्चे हैं उनका अगर केस आ जाता है, या कोई और भी नियर डियर रिलेटिव है या कोई फ्रेंड है, ठीक है, तो वहां ज्यादा चांसेस हैं कि आप बायस हो जाओगे। इसमें बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट जजमेंट है ए.के. कृपाक वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, मैम रिपीट 1969। ए.के. कृपाक, KRAIPAK, कृपाक वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1969। ठीक है, अब देखो ये जो केस था ना, ये इस केस में क्या हुआ था कि एक चीफ कंजर्वेटर था, फॉरेस्ट ऑफिसर था जिसको मैं कहूँ, वो ना मेंबर था एक सिलेक्शन कमेटी का, ऑल इंडिया कैडर ऑफ द फॉरेस्ट सर्विसेज, IFS जो होते हैं,
उसका वो उसके अंदर वो सिलेक्शन कमेटी में था, चीफ कंजर्वेटर था फॉरेस्ट का, उसने खुद भी वो एग्जाम दिया हुआ था, जो IFS का एग्जाम है अपने आप भी दिया हुआ था, साथ ही साथ वो सिलेक्शन कमेटी में भी बैठा था। तो वो केवल एक अकेला ऐसा पर्सन था जो कि फॉरेस्ट सर्विस में था पहले भी, और उसने ये एग्जाम भी दिया हुआ था। तो कोर्ट ने ये कहा कि हालांकि उसने सिलेक्शन प्रोसेस में कोई भी पार्ट नहीं लिया, ठीक है, किसी तरीके का कोई भेदभाव नहीं किया, लेकिन फिर भी, ठीक है, ये चांसेस थे, ये चांसेस हैं क्योंकि वो खुद एक कैंडिडेट था कि वो सिलेक्शन बोर्ड को एडवर्सली इन्फ्लुएंस कर सके, क्योंकि वहां जो मेंबर्स बैठे थे वो उसके जानकार बैठे थे, तो मोस्ट ऑफ द चांसेस है कि भाई वो उनको मॉडिफाई कर सकता था, उनपे थोड़ा सा एक पर्सनल फेवर लेने के लिए उनको बोल सकता था, इसलिए उसके कैंडिडेचर को कोर्ट ने रद्द कर दिया। ये एक कृपाक का केस था और बहुत बहुत इंपॉर्टेंट केस है। अगर मैं इसमें केस लॉ का नाम दूं, आप अगर पेपर पेन लेकर बैठे हुए हैं तो 3 से 4 केसेस ऐसे हैं जो कि आपको इसमें मेंशन करने ही करने हैं विदाउट एनी एक्सक्यूज। एक तो मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का करना है, दूसरा आपको ये एक कृपाक वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का करना है, एक आप इसमें मेंशन कर सकते हो गुल्लापल्ली नागेश्वर राव जो अभी आगे आएगा एंड अदर्स वर्सेस आंध्र प्रदेश, दूसरा आप इसमें मोहिंदर सिंह गिल का कर सकते हो। बस इतने केस लो कर लेना, बाकी के करने की जरूरत नहीं है। चलिए नेक्स्ट बायस पे आते हैं हम, पिक्यूनियरी बायस। पिक्यूनियरी बायस थर्ड वाला रिपीट करना केस लो, थर्ड वाला मैं अभी बोलूंगी, सब्जेक्ट मैटर बायस में आएगा, ठीक है, रुक जाओ। ओके। पिक्यूनियरी बायस, ठीक है, पिक्यूनियरी बायस का क्या मतलब होता है? पिक्यूनियरी बायस का मतलब होता है कि जहां पे की जो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी है उनका कोई डायरेक्ट फाइनेंशियल इंटरेस्ट उसके अंदर आ जाए। किसी भी डिस्प्यूट में अगर फाइनेंशियल इंटरेस्ट इन्वॉल्व है देन दिस इज कॉल्ड पिक्यूनियरी बायस। आर्थिक हित अगर आपका इन्वॉल्व हो जाता है तो आप उसमें सीधी सी बात है गड़बड़ करोगे। इसमें केस है NB जीजी भोय वर्सेस असिस्टेंट कलेक्टर। नेक्स्ट आता है सब्जेक्ट मैटर बायस, ठीक है। सब्जेक्ट मैटर बायस का क्या मतलब होता है कि जहां पे की एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी किसी पर्टिकुलर इश्यू से इंक्लाइंड होती है, या मैं कहूं कि एक तरीके से एक बिहेवियर एटीट्यूड होता है किसी भी जज का किसी भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट मैटर को लेकर के, तो वहां बायसनेस आनी स्वाभाविक है ही है कि भाई वो कोई पर्टिकुलर चीज अगर चाहता है कोई भी जज, सब्जेक्ट मैटर में उसका इंटरेस्ट इन्वॉल्व है, जो भी उसके सामने केस आया है, तो बायसनेस होगी ही होगी। इसमें केस लॉ है जो अभी मैंने मेंशन कराया, गुल्लापल्ली नागेश्वरा राव GULLAPALLI, गुल्लापल्ली नागेश्वरा राव and others versus Andhra Pradesh State Road Transport Corporation and others. AIR 1959. Gullapalli Nageshwara Rao and others versus Andhra Pradesh State Road Transport Corporation and others, AIR 1959. ठीक है। नेक्स्ट आता है डिपार्टमेंटल बायस। डिपार्टमेंटल बायस, ठीक है। देखो जो केस में हुआ क्या था ये गुल्लापल्ली वाले? हाँ मैं बताती हूँ, इस केस में क्या हुआ था, आंध्र प्रदेश जो गवर्नमेंट थी उसका एक डिसीजन था कि भाई जो रोड ट्रांसपोर्ट है उनको नेशनलाइज कर दिया जाए, ठीक है। तो अब उसको इस ग्राउंड पे क्वैश कर दिया गया आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट की स्कीम को कि भाई जो सेक्रेटरी था ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट का, ठीक है, उसका खुद का जो उसका खुद का सब्जेक्ट मैटर उसके अंदर इन्वॉल्व था, खुद का मैटर वो खुद चाहता था कि भाई हाँ ये चीज हो, मैटर उसके अंदर इन्वॉल्व था सेक्रेटरी ऑफ ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट का, इसलिए उसको वायलेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस के बेस पे उसको क्वैश कर दिया गया। ठीक है, जिसने हियरिंग दी थी, एक्चुअली जो सेक्रेटरी था ना जिसने हियरिंग दी थी इस केस की,
बिफोर द कोर्ट, वो खुद उसके अंदर इंटरेस्टेड था, तो वो इम्पार्शियल तो हो ही नहीं सकता था। वो तो अपना जो उसका सब्जेक्ट मैटर था या जो खुद का इंटरेस्ट था उसको प्रोटेक्ट करने की कोशिश करेगा ना, तो वो तो सारी चीजें जो भी देगा कोर्ट के सामने, जो भी चीजें प्रेजेंट करेगा या उसके सामने जो भी चीजें आएंगी वो अपने अकॉर्डिंगली उनको मॉडिफाई करेगा। इसलिए इसको क्वैश कर दिया गया था, इस डिसीजन को। ठीक है। इसमें पर्सनल इंटरेस्ट कैसे हो सकता है? सेक्रेटरी तो गवर्नमेंट का ही होता है। अब कोई भी उसका सब्जेक्ट मैटर होगा वहां पे, है ना जी। इसके बाद नेक्स्ट है डिपार्टमेंटल बायस। डिपार्टमेंटल बायस का क्या मतलब होता है? जहां पे कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज हैं वो अनफेयर फेवरेटिज्म दिखाने लगती हैं किसी भी पर्टिकुलर ग्रुप के लिए या किसी भी डिपार्टमेंट के लिए। मतलब जैसे सपोज अगर मैं टीचिंग कम्युनिटी से हूँ, ठीक है, मेरे पास सपोज कोई केस आ जाता है, राइट, तो मैं किसका फेवर करूंगी? टीचिंग कम्युनिटी का ही करूंगी ऑब्वियसली। या कोई किसी और डिपार्टमेंट से है, उसका कोई फेवरेट डिपार्टमेंट है, तो वो अपने उस फेवरेट डिपार्टमेंट को फेवर करेगा। तो ये होता है डिपार्टमेंटल बायस। अब ये जो डिपार्टमेंटल बायस जो होता है ना, ये कई बार जो डिसीजन है उन पे इम्पैक्ट डालता है, बायस होने के चांसेस बढ़ा देता है डिपार्टमेंटल बायस। इसमें भी यही वाला केस दोबारा से रिपीट हो जाता है, गुल्लापल्ली नागेश्वरा राव एंड अदर्स वर्सेस आंध्र प्रदेश स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन। इसको देख लेना। नेक्स्ट आता है प्री कंसीव्ड नोशन बायस। ठीक है, प्री कंसीव्ड नोशन बायस का क्या मतलब होता है? देखो, प्री कंसीव्ड नोशन बायस का मतलब होता है ये एक ऐसी सिचुएशन होती है जहां पे कि कोई डिसीजन मेकर जो होता है ना, अपने दिमाग में कोई ओपिनियन बना लेता है या उसके कोई प्री एग्जिस्टिंग बिलीफ्स होते हैं किसी भी पर्टिकुलर इश्यू के बारे में या किसी भी पर्टिकुलर पार्टी के बारे में जो कि केस में इन्वॉल्व होती है ना। तो ये चीजें जो हैं ये डिसीजन मेकिंग को इन्फ्लुएंस करती हैं और अनफेयरनेस और इम्पार्शियलिटी की तरफ एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीडिंग को ले जाती हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई पर्सन है और उसको किसी दूसरे पर्सन को लेकर के उसके दिमाग में ये धारणा बनी हुई है कि नहीं, ये पर्सन जो है ये ऑनेस्ट तो नहीं है। चाहे वो ऑनेस्ट हो, उसने कुछ देखा ना हो, लेकिन उसके मन में ये चीज बनी हुई है, ये प्री एग्जिस्टिंग बिलीफ उसका है कि ये जो पर्टिकुलर कम्युनिटी है ये ऑनेस्ट नहीं है या ये पर्टिकुलर पर्सन जो है ये ऑनेस्ट नहीं है। भले ही उसके खिलाफ कोई एविडेंसेस ना मिले हो, कुछ भी ना मिले हो, बट कहीं ना कहीं क्योंकि ये प्री कंसीव्ड नोशन है, प्री एग्जिस्टिंग बिलीफ है, तो ये इफेक्ट डालता ही डालता है डिसीजन के ऊपर। ठीक है, समझ में आ रहा है? चलिए, ये हो गए हमारे यहाँ पर दो प्रिंसिपल मैंने आपको करवाए हैं। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ ऑडियो अल्ट्रम पार्टम और रूल अगेंस्ट बायस। तीसरे वाला अभी मैंने छोड़ दिया है, अब थर्ड वाले को नेक्स्ट क्लास से कंटिन्यू करेंगे। अब आप मुझे ये बताओ, आप जो नोट्स चाहते हो वो मैं सबका मतलब पूरा। बाय, गुड नाइट एवरीवन।